हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने कल अपना चैप्टर किया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पॉलिटी लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर। और अगर आपको मेरे वो वीडियोस कैसे लगे, आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना आपको मेरे वो वीडियोस कैसे लगे। तो आज का हमारा टारगेट है हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आज ही के लेक्चर में पूरा खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ फैक्चुअल डाटा है जिसके मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको, वो आपको करने हैं। ठीक है, तो ये अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हेरा। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारी पहली स्टेटमेंट हमको दी गई है। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पुट फॉरवर्ड बाय द फर्स्ट टाइम बाय एम.एन. रॉय। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन। आपके पास अभी दो ऑप्शन है, अब आपको इन दोनों में से ये बताना है कौन सा सही है। आपने जो फर्स्ट लाइन को पढ़ी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया था वो सबसे पहले किसके द्वारा फॉरवर्ड किया गया था, किसके द्वारा पेश किया गया था, वो हमारे थे एम.एन. रॉय। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन। ये वाला भी हमारा सही है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी कौन सी स्कीम, जो कि फॉर्मुलेट की गई थी कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन क्या था, जिसमें कि 3 लोग हमारे इन्वॉल्व थे। कौन कौन था? क्रिप्स A.V. अलेक्जेंडर थे हमारे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे हमारे। ये 3 लोग थे जिन्होंने हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनवाने का आइडिया प्रपोज किया था। तो इन दोनों में से आपकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया था वो भी एम.एन. रॉय के द्वारा फुट फॉरवर्ड किया गया था, जो कि क्या थे, वो एक पायनियर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट के, जो कि इंडिया में हुई थी 1934 में। ठीक है, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, बोथ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। सच्चिदानंद सिन्हा ये थे हमारे, उन्होंने प्रिसाइड की थी इस मीटिंग को। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर करेक्ट है। द असेंबली वॉज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि वो थी इनडायरेक्टली वो इलेक्टेड हुई थी बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, द इलेक्शन वर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। द स्कीम ऑफ इलेक्शन वॉज लेड डाउन बाय द कैबिनेट डेलीगेशन। हाँ, तो हमारी जो स्कीम थी वो लेट डाउन की गई थी कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 का था। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ द माउंटबेटन प्लान। नहीं, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट थी वो डन हुई थी, वो किसके मतलब डिटरमाइन की गई थी कैबिनेट मिशन प्लान से, ना ही माउंटबेटन प्लान। जो माउंटबेटन प्लान था वो किसमें डील किया था, उसने डील किया था हमारा जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था उसमें, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स में। तो हमारा ऑप्शन 1, 2 एंड 3 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे, इसमें हमको मैच द फॉलोइंग करनी है। हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो किसकी थी, वो थी हमारी B.R. अम्बेडकर की, करेक्ट आंसर। स्टीयरिंग कमेटी जो थी वो थी राजेंद्र प्रसाद की। यूनियन पावर की जो कमेटी थी वो जवाहरलाल नेहरू की नहीं थी, बल्कि वो थी किसकी, राजेंद्र प्रसाद की, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ये वाला, जिसमें कि ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पूछा जा रहा है। ड्राफ्टिंग कमेटी B.R. अम्बेडकर की थी, स्टीयरिंग कमेटी थी वो राजेंद्र प्रसाद की थी, यूनियन पावर कमेटी थी उसको हेड की चेयर किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये कमेटी जब अपॉइंट हुई थी उसकी डेट थी 25 जनवरी 1947 में ये कमेटी अपॉइंट हुई थी। जिस कमेटी में यूनियन पावर की जो कमेटी थी इसमें अप्रॉक्स 14 मेंबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग चेंजेस आर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जिसके बारे में हम लोगों ने कल के लेक्चर में भी पढ़ा था। कुछ क्वेश्चंस थे हमारे जिनको हमने सॉल्व भी किया था। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड अ फुली सोवरेन बॉडी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी वॉज गिवन द फंक्शन ऑफ इनेक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री। आपके दोनों ऑप्शन कैसे करेक्ट होंगे मैं आपको ये बताती हूँ। पहली चीज़, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है हमारे, इसका आंसर है बोथ 1 एंड 2। इसकी अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, पहले अगर ऑप्शन को देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड फुल ऑफ सॉवरेन बॉडी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी असेंबली थी वो फ्रेम कर सकती थी, मतलब वो फ्रेम कर सकती थी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके पास एक अथॉरिटी थी कि किसी भी चीज़ को वो रिपील भी कर सकती है, अमेंड भी कर सकती है। जो कोई भी लॉ है मेड किया गया है किसके द्वारा बनाया गया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो कि रिलेटेड है इंडिया से। तो हमारा पहला ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी वॉज गिवन द फंक्शन ऑफ इनेक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री। ये जो असेंबली फॉर्म हुई थी वो असाइन करती थी डुअल टास्क, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट हुआ था फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, और इनेक्ट करना जो जनरल लेजिस्लेशन है हमारा हमारी कंट्री के लिए। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली फर्स्ट पार्लियामेंट जो हमारी इंडिया के लिए बना था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, with reference to the composition of the Constituent Assembly, consider the following statement. The seat allotted to the provinces in princely state were in proportion to the area. Seat allocated to the British provinces were to be decided among Hindus and Muslim only. अब आपके पास ये दो ऑप्शन दिए गए हैं।
तो सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन है, जो कि सीट अलॉट हुई थी वो प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट के लिए थी, और जो प्रपोर्शन था उनका वो उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही था। मतलब जैसे कि एक जो सीट थी फॉर कितने के लिए थी, एवरी 1 मिलियन पीपल, सॉरी एवरी मिलियन पीपल के लिए सिर्फ एक सीट दी गई थी। पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। सीट एलोकेटेड टू द ब्रिटिश प्रोविंसेस वर टू बी डिसाइडेड अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम ओनली। वो हमारा जो सीट थी वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं डिसाइड नहीं हुई थी, बल्कि किसके लिए हुई थी, 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज थी उनके लिए हुई थी। कौन कौन सी कम्युनिटी थी, वो थी हमारी मुस्लिम, सिख और जनरल कैटेगरी, जो इंक्लूड करती थी किसको, हिंदूज को। तो पहला दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, तो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है ऑप्शन 1। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेडेड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें से कौन सी कमेटी है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हेड की गई है। आपके पास ऑप्शन है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी वो हेड की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, एज वेल एज हमारी जो यूनियन पावर कमेटी थी वो भी हेड की गई थी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी है वो हेड नहीं की गई थी, वो किसके द्वारा हेड की गई थी, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 and 3, ऑप्शन बी। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अराइव्ड एट द डिसीजन ऑन द वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस मीन से, जैसे कि बाय मेजॉरिटी वोट, बाय 2/3 मेजॉरिटी, बाय कॉन्सेंसस, बाय यूनानिमसली। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाय कंसेंसस, क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो जितने सारे भी डिसीजन लेती थी, जो दुनिया भर के जो प्रोविजन हुआ करते थे वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के थे रिलेटेड, वो किसके मतलब किस मीन से हुआ करते थे, बाय कंसेंसस के द्वारा हुए थे। ऐसा क्यों, इसका मतलब क्या होता है, कंसेंसस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि वो जो कोई भी अगर एक टॉपिक है उसको हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उसको अगर प्रेजेंट किया तो उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन भी होता था, उसके ऊपर प्रॉपर डिबेट भी होती थी। उसके बाद जो कुछ भी इश्यूज हुआ करते थे उनको ध्यान में रखा जाता था, जब तक वो एक जनरल एग्रीमेंट पे नहीं पहुंचते हैं कि हाँ इसको पास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो जितने डिसीजन लेती थी वो किस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस प्रोविजन जो थे उनके ऊपर लेती थी, वो किसके द्वारा, बाय कंसेंसस के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वर द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास विद जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। पहला हमारा फंडामेंटल राइट, safeguard to minorities, tribal, depressed and other backward classes, promotion to world peace and welfare of mankind। अब आप पहला वाला ऑप्शन देखिए, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोल रहा है, तो मतलब जो बेसिक फ्रीडम और जो राइट्स थे सारे सिटीजन्स के लिए वो तो इसमें थे ही ना, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेफगार्ड टू माइनॉरिटीज, ट्राइबल, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लास। सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेफगार्ड टू माइनॉरिटीज, ट्राइबल, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस भी इसका एक प्रोविजन था। प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ये वाला भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1, 2 and 3। Who among the following was the constitutional advisor for the Constituent Assembly of India? डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा हमारे डॉक्टर BN राव थे, क्योंकि मतलब उनको अपॉइंट किया गया था 1946 में, और वही रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने प्रिपेयर किया था इनिशियल ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का था, कब किया था, फेब में किया था 1948 में, ऑप्शन नंबर 1। इनमें से कौन सी थे जो कि मेंबर नहीं थे किसके, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। तो सबसे पहली चीज़, जो हमारे महात्मा गांधी थे वो मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, क्योंकि उन्होंने चूज़ किया था वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे प्रोविंशियल इलेक्शन में। और जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो मीटिंग हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, तब जो महात्मा गांधी थे वो ट्रैवल कर रहे थे अक्रॉस द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू क्लेम द कम्युनल राइट्स। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इसमें 2 के बारे में पूछा गया है, तो हमारा मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो भी मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, बल्कि वो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर 1 and 2 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली adopted the national flag on 22 July 1947. It adopted the national anthem on 24 January 1950. It adopted the national song on January 24, 1950. ये बिल्कुल एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसको आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में, इसको मैं नहीं करवाऊंगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 12 डाल के इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको आता भी होगा। हम लोग जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statement regarding the Constituent Assembly. It was on November 26, 1949 that the Constitution was adopted and enacted. 26 January 1950 is referred to as the date of the commencement of the Constitution. हमारा स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो अडॉप्ट किया गया था एज वेल एज इनेक्ट किया गया था 26 जनवरी 1949, सॉरी 26 नवंबर 1949, माई मिस्टेक।
जो हमारा स्टेटमेंट 2 है वो भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 26 जनवरी 1950 को उसको रिकॉग्नाइज करते हैं एज द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट, बोथ 1 एंड 2। देखो जब आप लोग पढ़ने लगते हो ना तो आपको उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, अरे ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका मतलब क्या था, इसका लॉजिक क्या था। अगर आप पढ़ाई को बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना तो आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। कोई आपको ये नहीं लगेगा अरे ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपनी चीज़ों को बहुत मन से पढ़िए, बिल्कुल मन लगा के पढ़िए, आपको हर एक चीज़ समझ आएगी। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपको समझना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाय द, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो अडॉप्ट किया गया था किसके द्वारा। पूरी खिचड़ी हम लोगों ने जो पढ़ी है वो किसके लिए पढ़ी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है हमारा वो अडॉप्ट किया गया था किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हमारी जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वॉज पुट फॉरवर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 इन द सेशन हेल्ड एट। वो सेशन हमारा कहाँ पे हुआ था जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने की डिमांड की थी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 1936 में। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा लखनऊ। लखनऊ में हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड 1936 में। द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सरसाइज बाय द, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा इतना ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस पड़ा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग का, किस पे, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से एक्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था हमारा 1935 का, उस एक्ट से इतना ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस पड़ा है। ये एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो हमारी कमिटीज़ दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की तो हमको उनके चेयरमैन बताने हैं। तो सबसे पहले आपको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी है वो किसकी थी, BR अम्बेडकर की थी, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। कमिटीज़ ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी राइट्स वो किसकी थी, वल्लभ भाई पटेल की थी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी वो हमारी जवाहरलाल नेहरू की थी। वही हमारे फोर्थ ऑप्शन आता है, वर्किंग कमेटी जो थी हमारी वो कन्हैया लाल मुंशी की थी। ये हो गए हमारे ऑप्शंस। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ट्रू। इट वाज बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइज, इट इज रिजल्टेड इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, इट वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी, इट वर्क थ्रू द सेवरल कमिटीज। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, इट वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी, इट वर्क थ्रू द सेवरल कमिटीज। ऑप्शन नंबर 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन से फंक्शन है जो कि परफॉर्म किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो पहला ऑप्शन है हमारा, इट पास सर्टेन स्टैट्यूट्स एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली, इट रेटिफाइड इंडियंस मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ, इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एंड ट्रांसफर्ड हिज फंक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने रेटिफाइड की थी इंडियन मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन, कब की थी, 1949 में की थी। कौन सा मंथ था, वो था हमारा मई। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। और हमारा जो पहला ऑप्शन इट पास सर्टेन स्टैट्यूट्स एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बट हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसने कुछ भी अबॉलिश नहीं किया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है उनके ऑफिस को, और ट्रांसफर किए थे उनके फंक्शंस को टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आपको बताया जा रहा है इसमें। ये कब हुआ था, ये जो बता रहा है इसमें, ये हुआ था हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का, तब हुआ था।